हेलो बच्चों। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। हालांकि उसके एक दो पोस्टुलेट्स तो हमने पढ़ भी लिए थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पढ़ते हैं हम। वहाँ भी एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था कि कोई बॉन्ड बनता है तो प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन एनर्जीज आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। यहाँ भी वही थ्योरी है। कोऑर्डिनेट जैसे वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन होता था, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर, स्टेरिक नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही चीज़ होती है वैसे तो कोऑर्डिनेशन के नंबर के बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं यहाँ पर ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। लोन पेयर विल बी डोनेटेड, यूजुअली लोन पेयर इज डोनेटेड। कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट होती है, तो लिगेंड लोन पेयर देगा into the vacant orbital of central atom, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, अभी तक तो आपने ये सीखा है कि लिगेंड लोन पेयर देगा into the vacant orbital of central atom, बट कई बार साथ में ये भी होता है कि सेंट्रल एटम का फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन into the पाई ऑर्बिटल और वैकेंट पाई ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड। जनरली वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होता है जैसे CO वाले केसेस में, और उस कारण से एक बैक बॉन्ड भी बनता है। तो इन सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in addition to sigma bond formation, so in some coordination compounds in addition to the sigma bond formation by lone pair donation to vacant orbital of HO, hybrid orbital of central atom. So in some coordination compound, in addition to the sigma bond formation, a pi back bond is formed. Back bond बन रहा है. A pi back bond is formed by lone pair donation of central atom through fully filled d orbital to vacant anti-bonding pi star orbital of ligand। ऐसे भी केसेस होते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, लिगेंड लोन पेयर देगा इनटू द हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, वो तो है ही, उससे तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना ही है। बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सेंट्रल एटम का फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रॉपर ओरिएंटेशन होने के साथ साथ एक लोन पेयर डोनेट करता है टू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, उससे एक पाई बैक बॉन्ड बनता है। ये पाई बैक बॉन्ड, ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है पाई एसिड एक्सेप्टर्स और पाई एक्सेप्टर्स। सच लिगेंड्स which accept lone pair from central atom through pi back donation is called pi acceptors और पाई एसिड्स। एसिड्स क्यों? एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करें। तो एक तरीके से इस तरह के लिगेंड जो हैं वो पाई मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं लोन पेयर डोनेट करके, और पाई बॉन्ड बना रहे हैं लोन पेयर लेक करके।
तो डोनर भी हैं और एक्सेप्टर भी हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर्स और पाई एसिड्स। पाई बैक डोनेशन के थ्रू बनता है। एग्जाम्पल सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट भी होता है, एनसीईआरटी ने भी दिया है, हालांकि इसे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अच्छा, ऐसे लिगेंड्स कौन से हैं? तो एग्जाम्पल ऑफ पाई एक्सेप्टर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CN-CO, PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PF3, C2H4, C2H2 एटसेट्रा। इस तरीके के हो सकते हैं। हालांकि CO या CN- या PPH3 या PF3 जो होते हैं लोन पे या डोनेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, फिर बैक डोनेशन से पाई बैक बॉन्ड बना लेते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन टाइप के मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड वैसे नहीं बनाते, लोन पे या डोनेट नहीं करते, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं और फिर सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के बैक बॉन्ड बना लेते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड ही बनता है और एक सिनर्जिक बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। फॉर मोर डिटेल्स विल स्टडी इट इन सिनर्जिक बॉन्डिंग। अच्छा, मेन पॉइंट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो क्या है, लिखो पहले ये बात। फोर्थ पॉइंट क्या, आपने जो सेकंड पॉइंट वाली टेबल बनाई थी कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर आपने हाइब्रिडेशन डिफाइन किया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन 2 में एक ही केस है, sp हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में भी 3 में भी एक ही केस है, sp2, शेप भी फिक्स्ड है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर मल्टीपल केसेस थे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तो वो कैसे मालूम पड़े? ये वीबीडी का ड्रॉबैक भी है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए तभी बता पाते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, वरना नहीं बता पाते। तो लिखेंगे इस बात को। इन केस ऑफ CN2-3 नो एक्स्ट्रा experimental info is needed to predict shape hybridization. However, in case of CN4, 5, 6, etc., we need some extra experimental information for example number of unpaired electrons, in complex compound. So however, in case of the coordination number 4, 5, 6, we need some extra experimental info to predict shape hybridization. तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए, वरना हम ये कैसे बता पाएं कि ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है तो D2sp3 है या sp3d2 है, ये कैसे बताएं? तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे ये। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे कॉम्प्लेक्स में? यूजुअली सेंट्रल एटम में और लिगेंड्स में। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स is equal to a number of unpaired electrons, कहाँ किसमें? unpaired electrons in complex. So number of unpaired electrons in central atom plus number of unpaired electrons in ligands, if any. इफ एनी क्यों लिखा है? लिगेंड्स में यूजुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, मोस्टली डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं सेंट्रल एटम, उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर भी
लिगेंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो नहीं, बट फिर भी सावधान रहें, NO में एक है और जैसे O2 माइनस में एक है, जैसे O2 में दो हैं, यहाँ एक एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स NO में एक, O2 माइनस में एक और डाइऑक्सीजन में दो हैं। ये लिगेंड अगर आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं। बाकी लिगेंड्स में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन, CO, PH3, EN, DMGH माइनस सभी डायमैग्नेटिक हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक हैं। बाकी मेनली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेंट्रल एटम में। तो ये मेन पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन आएंगे कैसे, चलो देखते हैं। पहले यहां तक की बात लिख लो। जैसे क्वेश्चन ऐसे ले लो, प्रेडिक्ट शेप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCl4 2 minus anion having two unpaired electrons। बस इतना सवाल है। नहीं, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निकल का कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्लोराइड आयन के साथ NiCl4 2 माइनस। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ी इनको। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में और 3 में तो जरूरत ही नहीं थी, वहाँ तो एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, एक ही टाइप की शेप, कोई इशू ही नहीं है। बट यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है NiCl4 2 माइनस में, तो शेप हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो कैसे करें। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल 2+ है यहाँ +2 में। अच्छा निकल क्या होता है, आर्गन 3d8 4s2, बट निकल 2+ आप लोगे तो कैसे बनेगा, आर्गन 3d8 4s0, 4p भी है वो 0 है, वो तो यहाँ भी 0 था। तो आर्गन तो ठीक है, जरा बॉक्स डायग्राम बनाओ, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बेटर रहता है। थ्री डी 4s 4p। तो जरा देखना 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी भर दो वो तो कोई बात नहीं। हंस रूल अप्लाई कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे। S वाला खाली हो चुका है निकल 2+ में, P वाला तो है ही खाली, उसके आगे D है वो भी खाली है। बट अब ध्यान दो, और क्वेश्चन ने कहा कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, क्लोराइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकल 2+ में, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो ये रहे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 ही होगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, तो हाइब्रिडेशन से 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, 4 sp3 HOs, और उनके अंदर लोन पेयर डोनेट होंगे बाई क्लोराइड आयन। 4 क्लोराइड आयन है, 4 लोन पेयर आएंगे तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे, और तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, डॉटेड शो कर देते हैं कई बार ऐसे। डॉटेड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने नहीं हैं, ये गेन हुए हैं बाय द डोनेशन बाई क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो क्लोराइड आयन से आए हैं। अपने इलेक्ट्रॉन तो निकल के ये थे, तो ये रहे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, x की वैल्यू 2। तो बस ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन ने कहा है दो हैं तो इनको छेड़ो मत, डिस्टर्ब मत करो। बाकी तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, dsp2 नहीं। सर dsp2 होता कैसे, खाली तो है ही नहीं डी वाला, आपने तो कहा था कि सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, खाली करवा लेगा वो, इतना काम तो करा लेते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन को एक अंदर शिफ्ट कर देगा, अंदर वाले बॉक्स में या अंदर वाले ऑर्बिटल में ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसको वापस अंदर भेजोगे, स्पिन चेंज करवा लेगा। ये सब स्पिन चेंज कराना, अंदर भेजना, ये सब हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जेटिक्स और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर शेयर हो जाए, अंदर पेयर अप हो जाएगा, आ गया अंदर डी एक ऑर्बिटल खाली,
और खाली होने के बाद हम कराते हैं इन केस ऑफ द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। मान लो यही क्वेश्चन साथ में ले, प्रिडिक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन, ये अलग हो गया है। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन NiCN साइनाइड आयन है। क्वेश्चन ने देखो एक्सपेरिमेंटली बता दिया डायमैग्नेटिक का मतलब इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलो ये भी मैं ही बताता हूँ, समझो बात को। अब निकल 2+ है, ठीक है, तो आर्गन और डी वालों में बॉक्स बनाओगे तो वो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 sp, ये खाली है निकल 2+ में। अब क्वेश्चन ने कहा है कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, NiCN4 2- डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब ये हो गया कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइनाइड आयन में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इनकी भी पेयरिंग करवा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करवा दो। तो यहाँ ट्रांसफर कराओगे तो सिचुएशन ऐसी हो गई, आर्गन इस टाइप से खाली करवा लिया, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया, स्पिन चेंज हो जाएगी क्या? सब हो जाती है, सब कर लेते हैं ये। स्पिन भी चेंज करवा ली, एक डी ऑर्बिटल खाली हुआ, ये dx² y² ऑर्बिटल है, और अब हाइब्रिडाइजेशन होगा ये वाला। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। साफ दिखाई पड़ रहा है कि अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली करवाया गया, अंदर पेयरिंग करवा दी गई, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हुए, और साइनाइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो शेप कौन सी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। जबकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये sp3 था तो टेट्राहेड्रल हुआ, तो टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइंग। ये क्वेश्चन को देना पड़ गया इंफॉर्मेशन, इसके बगैर सॉल्व नहीं हो पाता। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। नोट करो, 1-2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं। चलिए, मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, फाइंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ले लो ये Ni निकल गई कार्बोनिल 4 मोनोमरिक कार्बोनिल है। बस कुछ नहीं, इस बार तो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन भी नहीं दी, एक्चुअली चाहिए नहीं इसलिए नहीं दी। तो बताओ शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4 कार्बोनिल का? मोनोमरिक कार्बोनिल है, डू इट। बताओ क्या आंसर? सर आपने तो इस बार एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। नहीं, जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं दी। कैसे, जरा देखना, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है इस बार निकल का, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थ्री डी 4s 4p, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ ये रहे ऐसे,
और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और ये 4p खाली है। ठीक है, तो NiCO4 ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकल है न्यूट्रल। अच्छा ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब कैटायन नहीं है ये, और S भरा हुआ है। S तो खाली चाहिए, क्यों खाली को चाहिए? इन केसेस में हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टेट होती है वो 2 कॉमन स्टेट होती है, या तो sp3 और dsp2। सुनो हाइब्रिडाइजेशन, सर एक और था ना D3S, अरे चलो उसको भी मान लो D3S। वैसे D3S स्पेशली फाउंड इन D0 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नॉट D0। तो ये 2 कॉमन केसेस होते हैं, sp3 एंड dsp2 सेंट्रल एटम के। मतलब चाहे sp3 हो तो भी S खाली चाहिए, चाहे dsp2 हो तो भी खाली S चाहिए। S तो खाली चाहिए, यहां तो S भरा हुआ दिख रहा। सबसे पहला काम खाली करवाओ, खाली एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में बांट लेंगे। सेंट्रल एटम के पहला पॉइंट ये था VBT का, तो खाली करवाओ। खाली करवाओगे तो कहां भेजोगे? या तो अंदर भेजो या बाहर भेजो। बाहर भेजोगे तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल भेजोगे, तो एक तो भेजने की एनर्जी लगेगी, और दूसरा हायर एनर्जी में भेजोगे तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा 4s वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज सकते हैं क्या? हाँ भेज सकते हो, ये 2 जगह खाली हैं। इन 2 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हो सकते हैं। अंदर भेजोगे तो भेजने की एनर्जी लगेगी, बट अंदर जाने पर एनर्जी में कोई खास अंतर आएगा नहीं, तो बड़ी आसानी से। वैसे तो 4s की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है 3D से, बट 4s और 4p में डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली 4s के इलेक्ट्रॉन्स 3D में आसानी से जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट हो गए, अंदर ही शिफ्ट होते हैं। अगर अंदर जगह है तो अंदर ही शिफ्ट कराना है इलेक्ट्रॉनों को। तो क्या हुआ? S खाली तो करवाना पड़ गया हमें, तो ये आपने S ऑर्बिटल खाली करवाया आगे की प्रोसीडिंग के लिए। तो सिचुएशन हो गई ऐसी, थ्री डी 10 हो गया फुल्ली फिल्ड। अब D तो भर गया पूरा, D तो फुल हो गया, अंदर अंदर भेज दिए दोनों इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या? फिर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बचा, तो sp3 टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल है, और साथ ही साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, x की वैल्यू 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने यहां भी इंपॉर्टेंट लिखा है। जरूरत पड़ने पर S तो खाली करवाना पड़ेगा। सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में S तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पार्ट लेना है, तो खाली करवाना ही पड़ेगा। और खाली करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं तो भेजना पड़ेगा, अंदर जगह तो अंदर भेजो, और नई जगह है तो पर बाहर भेजना पड़ेगा। प्रिफर्ड अंदर भेजना होता है, क्योंकि अंदर भेजने में सिस्टम की एनर्जी कम खर्च होती है, और सिस्टम हर वो काम करेगा जहां उसकी एनर्जी कम खर्च हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस 2 BM, बोर मैग्नेटॉन, और x की वैल्यू क्या है? यहाँ 0 है। सो दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ये थे, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। देखो निकल के लिए मैंने, तो क्लोराइड आयन में sp3 था, साइनाइड हुआ तो dsp2 हो गया। हालांकि ये सब इसके लॉजिक आप सीखोगे इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आ रही वाला है वो भी। वहां पर हम लिगेंड्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उसी के बेसिस पर हम सारी चीजें वहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी करते हैं, आप ही सॉल्व करो। चलो एक और केस, ये को सॉल्व करो। फाइंड शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम H2O6 या अमोनिया ले लो। थ्री प्लस। अब ध्यान दो, इसके लिए भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डू इट।
अच्छा देखो यहाँ पर क्रोमियम CrNH3 6 3+, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अच्छा क्रोमियम का देखना, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, मगर क्रोमियम 3+ की बात करेंगे तो बन जाएगा आर्गन 3d3 4s0, 4p भी है 0 है, 4d भी है, ऐसे तो 0 है, सब 0 है। ठीक है, अब जरा देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो पॉसिबिलिटी होती है D2sp3 एंड sp3d2, D2sp3 sp3d2, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। इसमें अंदर वाले पेनल्टीमेट शेल के ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, यहाँ आउटर और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, शेप में तो कोई फाइट ही नहीं है, दोनों की ही शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, तो जरा देखना आर्गन 3d8 4s2 4p0 4d0, जरा बॉक्स डायग्राम बनाओ तो क्लियर आती है पिक्चर। ये रहे 3, 2 खाली है, ये तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4s, ये 4d 4p और d भी है खाली, 3d 4s 4p 4d भी है। ऐसे तो और आगे तक होंगे, 5s भी होगा, 5p भी होगा, सब होते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखें, अमोनिया है और हाइब्रिडेशन देखना है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अंदर वाले D2sp3 या sp3d2 बाहर वाला। अंदर वाले का मतलब क्या हुआ, D2sp3 का मतलब कि पेनल्टीमेट आउटर मोस्ट शेल, तो ये 4th वाला है, पेनल्टीमेट का मतलब 3d के 2 ऑर्बिटल इसका इस्तेमाल कर लो, और खाली पड़े तो इस्तेमाल कर ही लो, बस यही हो गया हाइब्रिडेशन। सर ये क्या बात हुई, खाली पड़े तो कर लो, बिल्कुल D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, ऑक्टाहेड्रल तो शेप होनी है, और साथ ही साथ मालूम पड़ गया कि देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, थ्री इंटू 5√15 बोर मैग्नेटॉन, यही वैल्यू हो गई। अब बात आती है, सर आपने ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों लिया, इनर ऑर्बिटल मतलब पेनल्टीमेट शेल के ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, बाहर वाले क्यों ना लिए, क्यों लूं बाहर वाला ऑर्बिटल में जब अंदर खाली है दो, तो 3d की एनर्जी काफ़ी कम है, 3d से 4d की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, वहाँ एक पॉस्टुलेट पॉइंट पढ़ा था कि हाइब्रिडेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो इस्तेमाल करते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो या नियरली इक्वल हो और एनर्जी लो हो। कम एनर्जी वाले और नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का यूज़ होता है इन द हाइब्रिडेशन। तो ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का यूज़ करेंगे ताकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होंगे तो बॉन्ड भी स्टेबल बनेगा, कंपाउंड विल बी मोर एंड मोर स्टेबल। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो बाहर वाले d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। सर एक खाली है तो एक अंदर का ले ले, एक बाहर का ले ले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2d। ना ऐसा कोई नहीं होता, या तो 2 अंदर के खाली हों या ना हो, खाली करवाए भी जा सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, वो अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ने वाले हैं हम। तो अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो बाहर वाले नहीं इस्तेमाल होंगे। सर पेयरिंग ना कराई, करा दो, क्यों फालतू की पेयरिंग क्यों करा दे, पेयरिंग कराने में एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके दूसरी जगह भेजने में, पेयरिंग कराने में एनर्जी लगती है, और सिस्टम कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी लगे और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ने का मतलब हुआ कि सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, एनर्जी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो कहने का मतलब यह है कि अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो वही इस्तेमाल होंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
किसी केस में अगर sp3d2 बन जाए तो वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इसी कारण से इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन, आपको खुद ही आइडिया लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू शुड टेक केयर, यू शुड कंसिडर। आ गई बात समझ में? तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस आप बड़ी कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल एंड में आता है, वो विल टेक। अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा थोड़ा टाइम भी लगता है इसे पढ़ने में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं, जेई मेन हो, जेई एडवांस्ड हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनसीईआरटी में बड़े जोर शोर से दी होती है ये थ्योरी। नोट करो पूरी बात। चलो भाई बच्चों, अब सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी की बात करते हैं। हेडिंग लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी पहले फिजिक्स में इस्तेमाल होती थी, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे कोई आयनिक सॉलिड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन कैसे होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है, ये थ्योरी पहले वहाँ अप्लाई होती थी। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अडॉप्ट कर लिया गया है कि जैसे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, आप जानते भी हो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री अराउंड 6 क्लोराइड आयन, एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na+ इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिकल क्रिस्टल होता है ये। तो जब क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं Na+ को, तो Na+ के पास भी तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन फील करता है बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ क्लोराइड आयंस। उस रिपल्शंस के चलते सोडियम आयन की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई होता है, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सेम थिंग हैपन्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेंट्रल एटम है, फ्री है, मतलब अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, अपनी ज़िंदगी मज़े में गुजार रहा है, उसके अपने डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, डीजेनरेट कहलाते हैं वो। बट जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो लिगेंड्स अप्रोच मारते हैं, उस पर अप्रोच करते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेंट्रल एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर रिपल्शन फेस होता है। किसी ऑर्बिटल पर रिपल्शन ज़्यादा तो किसी ऑर्बिटल पर रिपल्शन कम। उस रिपल्शंस के चलते आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो गया तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स विल बी चेंज्ड। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते थे, जहाँ पर हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडिफिकेशन ऑफ कैटायन ड्यू टू द अप्रोच ऑफ एनायंस। सेम वे वी स्टडी हियर the modification in electronic configuration of central atom because of the approach of ligands. So it deals with modification in electronic configuration of central atom due to the approach of ligands. Considering ligands to be negatively charged point charges, जैसे आयनिक कंपाउंड में तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, मान लो NaCl क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो उन्हें तो पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं हम। आयनिक इंटरेक्शन होता है Na+ और Cl- में, बट यहाँ भी हमने यही थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आयनिक कंपाउंड्स पे लगती है, वही हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लगा दी, और लिगेंड्स को हमने नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस मान लिया। आयनिक इंटरेक्शन मानते हुए थ्योरी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लगा दी, बट आप जानते हो आयनिक इंटरेक्शन थोड़ी होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तो एक ही बात होती है, तो कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, नॉट द आयनिक इंटरेक्शन। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। तो इट डील्स विद द मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, कंसीडरिंग लिगेंड्स टू बी नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस। तो ये एक ड्रॉबैक भी है।
This acts as a drawback of CFT when applied on coordination compounds. Because actual interaction between central atom and ligands is covalent. एक्चुअल इंटरेक्शन तो कोवेलेंट है, जबकि आयनिक इंटरेक्शन मानते हुए ये थ्योरी अप्लाई की गई है आयनिक कंपाउंड्स में जैसे पढ़ते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी है CFT का कि आयनिक इंटरेक्शन मानते हुए हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बट एक्चुअल इंटरेक्शन तो कोवेलेंट होता है बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं दे लूज देयर डीजेनरेसी बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स और रिपल्शंस फेस्ड। सम ऑर्बिटल्स face greater repulsion and some less repulsion, some orbitals of central atom greater repulsion and some less repulsion when ligands approach, and hence orbitals, for example 5 orbitals of d subshell. So hence orbitals lose their degeneracy. ऑर्बिटल्स अपनी डिजेनरेसी लूज करते हैं, इक्वल एनर्जी का जो टैग है वो खत्म हो जाता है, उस कारण से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई होता है। दिस लीड्स टू द मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। This leads to the modification in electronic configuration of central atom. अब मॉडिफिकेशन कैसे होगा ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिटल पर रिपल्शन ज़्यादा, कौन से ऑर्बिटल पर रिपल्शन कम लगेगा। तो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अच्छा, डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है थोड़ा सा आइडिया रखें, हालांकि सब पढ़ा हुआ होता है बट फिर भी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसे 3 ऑर्बिटल जो होते हैं उन्हें T2G ऑर्बिटल बोलते हैं हम, लाइक दिस। ये तीनों ऑर्बिटल्स कहलाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सेस। दीज आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स। इन और ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स। जीरेड होते ही जीरेड अनजीरेड नोटिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किया जाता है ऑफ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी। तो T2G ऑर्बिटल्स हैं ट्रिपली डिजेनरेट जीरेड ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डिजेनरेट मतलब तीनों की एनर्जीज इक्वल होती है इन जनरल। तो ये dxy, dyz, dzx और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सेस। 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर अलोंग द एक्सिस होती है, तो यहां लिख भी देंगे इन dxy, dyz, dzx।
maximum electron density lies between the axes. बिटवीन द एक्सेस, जबकि बचे हुए दो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये प्लस माइनस क्या है, साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। और दूसरा dz स्क्वायर, ये दो लोब होते हैं और एक रिंग होती है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लस प्लस साइन ऑफ द वेव फंक्शन और रिंग नेगेटिवली चार्ज होती है और ये जेड एक्सिस है, ये dz स्क्वायर है। ये कहलाते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डिजनरेट जीरोड ऑर्बिटल्स। एक्सियल, और इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सेस। अलोंग द एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, वो लाई करती है। और ये जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये तो ध्यान रखना है, हम कई बार कह भी चुके हैं, ये चार्जेस नहीं है, आर द साइन ऑफ wave functions. Orbitals are characterized by the wave function psi, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला जो psi है ये वो है। तो ये है डी ऑर्बिटल्स। मेजर कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक में, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है वो डी ब्लॉक की मेटल्स के हैं। तो डी ऑर्बिटल्स आर इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड ड्यू टू द रिपल्शंस फेस्ड बाय द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स ऑन सेंट्रल एटम। अब बात आती है कि हमें कॉम्प्लेक्सेस जो पढ़ने हैं CFT पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या CN6 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन तो वहीं से मेनली पूछे जाते हैं। तो लिखो यहाँ तक की बात जरा पहले एक बार। तो हेडिंग लिखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और स्प्लिटिंग इन octahedral approach of ligands। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब 6 लिगेंड्स आएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, और अटैक मारेंगे सेंट्रल एटम पर। अच्छा, सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो उनके 5 डी ऑर्बिटल हैं जिन्हें हमने T2G और EG कहा। T2G में कौन कौन से? dxy, dyz, dzx। और EG में कौन से? dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो ये T2G के हर एक ऑर्बिटल में 4 लोब्स हैं, देख लो, पता होता है, कोई बात नहीं है, तो पता है 4 लोब। जबकि EG वाले में यहाँ 4 लोब हैं लॉन्ग द एक्सिस, और यहाँ 2 लोब हैं और एक रिंग है इन द हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। तो कहने का मतलब ये है कि T2G के जो 4 × 3 12 लोब्स हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर्स ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब। तो डी ऑर्बिटल्स can be visualized in an imaginary cube. Central atom is imagined to be occupied at body center। तो
क्यूब के बॉडी सेंटर पर सेंट्रल एटम को रखा हुआ मान लिया। अब सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स पे 12 लोब्स ऑफ T2G मतलब dxy, dyz, dzx are pointing towards, इमेजिनेशन के लिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑल 12 एज सेंटर्स। अगर आप ये रूम देखो, ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक रूम ही है। वैसे तो क्यूबॉइड होगा, सभी एजेस इक्वल लेंथ के नहीं हैं। क्यूब ही मान लो, स्फेरिकल तो खैर ना होगा। क्यूबॉइड को क्यूब ही मान लो, ये क्यूब रूम है। तो फर्श है, मैं खड़ा हूँ, ऊपर छत है ये, और फिर ये चारों दीवारें हो गई, सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार जिसपे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये दोनों दीवारें। तो क्यूब की तो प्रॉपर्टीज जानते हो, 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं और 12 एजेस हैं। एजेस तो 12 बॉडी सेंटर पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पे रखा हुआ सेंट्रल एटम इस इमेजिनरी क्यूब में, और 3 एक्सेस डिफाइन कर ली, एक्स वाई जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फिर अगर ध्यान से इमेजिन करो, थोड़ा मन की आंखों से देखो, इमेजिन करो, तो यू विल फाइंड दैट 12 लोब्स ऑफ T2G आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एज सेंटर्स। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सेस से 45 डिग्री एंगल पर हैं लोब्स जो हैं। तो ये हमने ऐसे इमेजिन कर लिए। और फिर अगर ध्यान देखो तो EG में dx² y² के 4 लोब और dz² के 2 लोब अलॉन्ग द जेड एक्सेस, ऊपर और नीचे। वो तो रिंग है एक। तो फिर 6 लोब हो गए, 8 लोब नहीं है। EG के अंदर dx² y² के 4 लोब और dz² के 2 लोब, तो 6 लोब्स ऑफ EG are pointing towards the face centers, 6 face centers। फेस सेंटर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अलोंग द एक्सिस हैं वो। अब मान लो हम लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, तो 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अप्रोच, 6 लिगेंड जो हैं वो ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम फ्रॉम फेस सेंटर्स ऑफ क्यूब। तो क्यूब के फेस सेंटर्स की तरफ से आते हैं ये 6 चारों दीवारें, छत और फर्श हैं। बाहर से लिगेंड्स अटैक मार रहे हैं, ऊपर से, छत से, नीचे पाताल लोक से, और सेंट्रल एटम की तरफ टक्कर मार रहे हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा हैवी रिपल्शन कौन फेस करेगा? डायरेक्ट रिपल्शन 0 डिग्री एंगल पर कौन फेस कर रहा है? T2G के लोब्स, dxy, EG के लोब्स मतलब dx² y² के और dz² के दोनों z डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो इसका मतलब maximum repulsion is faced by 6 lobes of EG orbitals at 0 degree angle। और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। whereas lobes of T2G face less repulsion, whereas lobes of T2G face less repulsion। क्यों? 45 डिग्री एंगल पर रिपल्शन लग रहे हैं। इसका मतलब रिपल्शन 0 डिग्री पर आ रहा है तो हैवी रिपल्शन होगा। क्यों सर? जब लिगेंड्स आएंगे तो वो तो नेगेटिवली चार्ज पॉइंट चार्जेस माने अट्रैक्शन होगा। नो, नेट तो अट्रैक्शन ही होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन के बीच में तो रिपल्शन होगा ना। उन रिपल्शन की बात चल रही है। तो ज़्यादा रिपल्शन किसने फेस किया? EG के लोब्स ने, और T2G वालों ने रिपल्शन कम फेस किया, लेस रिपल्शन। इस बात को हम एनर्जी डायग्राम में शो कर सकते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है।
ये मान लो ये 5 डी ऑर्बिटल्स थे, नहीं कोई लिगेंड्स नहीं, कुछ नहीं, मजे में जिंदगी जी रहे हैं। पांचों की एनर्जी बढ़ जाएगी इक्वल अमाउंट से यदि स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड लगा दिया। नहीं लगाया नहीं है, बट एक्चुअल लिगेंड फील्ड जो लगाया है वो इस टाइप से लगाया है आपने। दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर, न्यूट्रल पॉइंट है, और ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG इज कॉल्ड डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ये 5 डीजेनरेट d orbitals of central atom in absence of ligands। ये 5 डीजेनरेट d orbitals हैं, 5 डीजेनरेट d orbitals in spherically symmetric field। ये हाइपोथेटिकल है, वी हैव नॉट अप्लाइड। और ये एक्चुअल स्प्लिटिंग इन octahedral अप्रोच। और EG बैरी सेंटर एक न्यूट्रल सेंटर है कोरस्पॉन्डिंग टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, कि अगर पांचों की एनर्जी बराबर मात्रा से बढ़ती तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट आता है। इसके रेस्पेक्ट में EG पर और हैवी रिपल्शन लगा है तो एनर्जी बढ़ गई है। बाई व्हाट अमाउंट? 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 0.6 डेल्टा O, और ये T2G वाले -0.4 डेल्टा O। डेल्टा O कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और सिंपली ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, जो कि हम किसी वेवलेंथ के टर्म्स में लाइट से hc/λ के टर्म्स में लिख लेते हैं। कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करा है T2G से EG में, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डिपेंडिंग अपॉन विच वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन टू द कंपाउंड हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। ये एक बार डायग्राम बनाओ, मैं दोबारा समझाता हूं कि ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो सकता है। डू इट। देखो बच्चों क्या बात कही जा रही है, ये वो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, देखो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, पांचों की एनर्जी से dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2, पांचों की एनर्जी इक्वल है, कोई लिगेंड्स नहीं है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड मतलब एक स्फीयर के अंदर रख देते हम इस सेंट्रल एटम को, और बाहर से एक स्फेरिकली हर डायरेक्शन से फील्ड अप्लाई होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो पांचों की एनर्जी बढ़ती, बराबर मात्रा से बढ़ती, बिकॉज पांचों ऑर्बिटल सिमिलर टाइप ऑफ रिपल्शन फेस करते। नहीं ऐसा हुआ नहीं, ये तो अप्लाई थोड़ी करी हमने तो डायरेक्शनल फील्ड अप्लाई की है, हमने तो 6 लिगेंड्स से अटैक करवाया है सेंट्रल एटम पर, और वो 6 के 6 लिगेंड्स 90 डिग्री एंगल पर आए हैं ऑक्टाहेड्रली, तो उससे T2G पर रिपल्शन कम लगा, उसकी एनर्जी रिलेटिवली कम है। बैरी सेंटर इज द न्यूट्रल सेंटर कोरस्पॉन्डिंग टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड, पांचों की बराबर होती है, बट पांचों की बराबर नहीं है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, तो ज्यादा वाले का कंट्रीब्यूशन है 0.6 डेल्टा हो ईच ऑर्बिटल ऑफ EG पर रिपल्शन बहुत हैवी लगा है 0 डिग्री पर, और T2G पर रिपल्शन कम लगा है, रिपल्शन T2G वाले की एनर्जी बढ़ गई है ओरिजिनल से, बट बैरी सेंटर से कम है, एंड द डिफरेंस इज
माइनस पॉइंट डेल्टा ओ। अच्छा, Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस ये कहलाएगा डेल्टा ओ, जिसकी वैल्यू हम वेवलेंथ के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेन मुद्दा क्या है, अभी तक तो 500 ऑर्बिटल डीजनरेट थे बाहर से, मतलब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 500 में एक इलेक्ट्रॉन भर के तब पेयरिंग स्टार्ट करोगे। कौन सा रूल? हंट्स रूल। बट अब एनर्जी स्प्लिट हो गई। ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। उसके बाद वो पूरे हो जाएंगे तब जाके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो आप तो जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द 3 रूल्स, पॉली, ऑफ-बाउ एंड हंट्स रूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लिट होने के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? T2G में। नहीं, कोई शक नहीं है इसमें, तो कोई डाउट ही नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयरिंग नहीं होगी, दूसरा वाला T2G ऑफ सिमिलर स्पिन, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन T2G इन सिमिलर स्पिन। चौथा कहाँ जाएगा? वो डिपेंड करता है। चौथा वाला यहीं T2G में पेयर अप हो सकता है या ऊपर जंप कर सकता है Eg में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि पेयरिंग आसान है या जंप करके Eg में पहुंचना आसान है। पेयरिंग में भी एनर्जी खर्च होती है। मैंने पहले भी कहा था जब VVD पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाते हैं तो एनर्जी थोड़ी चाहिए होती है। तो पेयरिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में रिलेटिव वैल्यू किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे चौथा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या तो Eg में या पेयर अप करेगा T2G में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग में भी एनर्जी खर्च होती है सिस्टम की। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकती है। तो इसका मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में फिल होंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दैट मे बी पेयर्ड इन T2G और मे जंप टू Eg एंड अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मॉडिफाइड। चौथा अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो गया तो पता चला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया Eg में तो 3 तो अनपेयर्ड यहाँ है, 1 यहाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। मॉडिफिकेशन हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड, many properties are affected, entire compound properties depends on electronic configuration in the valence shell। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में 1 ईच जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा T2G में या Eg में जंप करेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी। तो इस बात को लिख दो यहीं पे ही। A fourth electron will pair up in T2G or will jump to Eg depending upon, तो will pair up in T2G और will jump to Eg depends on, ऐसे कर दो, depends on relative values of octahedral splitting और P pairing energy। सिस्टम तो वो काम करेगा जो उसके लिए आसान हो, जहां एनर्जी कम खर्च हो। अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप मार जाएगा। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप्स टू Eg। अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इसका मतलब ऊपर जंप करना मुश्किल काम है, पेयरिंग इजी है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G में पेयर अप हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी तो लगभग बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड्स और सेंट्रल एटम बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, वेरिएशन उतना नहीं होता, बट मेन वेरिएशन होता है डेल्टा O में। तो इसका मतलब डेल्टा O ज़्यादा है या कम है उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चौथा वाला जंप करेगा ऊपर में या वहीं पेयर अप होगा, एंड हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी मॉडिफाइड। यही मॉडिफिकेशन तो पढ़ने हैं, लिखो पूरी बात, मेन मुद्दा तो कह दिया हमने। अब तो बस हमें चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डेल्टा O प्रभावित करता है या डेल्टा O डिपेंड करता है। डेल्टा O के बेसिस पर लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। नोट करो पूरी बात।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, तो डेल्टा ओ के फैक्टर्स कौन कौन सी हैं? एक तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है, ये याद रखेंगे ये ट्रेंड्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है और एक सीरीज बनती है, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को ऑर्डर करके क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा। तो लिगेंड्स which cause very high splitting मतलब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से काफी ज्यादा अगर स्प्लिटिंग शो करते हैं तो आर कॉल्ड SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इफ P इज लेस देन डेल्टा हो तो फिर वो लिगेंड्स जो स्प्लिटिंग, ये तो वही, ये तो सेम ही बात हो गई है। अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो, स्प्लिटिंग बहुत कम कॉज कर रहा हो, देन लिगेंड्स आर कॉल्ड WFL, नाम से मालूम पड़ रहा होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करें और जो बहुत कम स्प्लिटिंग कॉज करें उन्हें बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है ये, यही तो जीत है CFT की ओवर VPT। VPT में हमें पता नहीं चल पाता था कि कौन से लिगेंड्स हैं, तो मतलब कैसे हम पेयरिंग करवाएं, कैसे ना करें, क्या करें, मतलब तो हमें एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन की चाहिए जरूरत पड़ती थी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। CFT में वो सब जरूरत नहीं पड़ती। लिगेंड्स को आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और उनके बेसिस पर आपने डिफाइन कर दिया कि दो कैटेगरी हैं और कौन पेयर करवा सकता है कौन नहीं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर अंदर जगह हुई ऑर्बिटल्स की तो वो अंदर पेयरिंग करवा देगा ऊपर जंप करने की बजाय। तो फिर क्या है ये लिगेंड की सीरीज क्या है? I-, ये याद भी रखनी है, ब्रोमाइड SCN-, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन NO3-, अजाइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलेट, वाटर। वाटर में एक लाइन ड्रॉ कर लो, वाटर के लिगेंड्स को एक वीक फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बियॉन्ड जितने भी लिगेंड्स होते हैं दे आर ट्रीटेड टू बी द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक NCS-, EDTA4-, CS3CN, pyridine, अमोनिया, एथिलीन डाइअमीन, BP, बाइपिरिडाइल या DP भी बोलते हैं इसको, नाइट्राइट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, साइनाइड आयन एंड CO। CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है ये। तो जरा ध्यान से देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स है, इंक्रीजिंग डेल्टा O और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड अप टू वाटर दे आर कॉल्ड इन जनरल वीक फील्ड लिगेंड्स। और उसके बियॉन्ड जितने भी लिगेंड्स हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स।
बट ऐसा नहीं है कि वाटर तक के लिगेंड्स को परमानेंटली वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और वाटर के बियॉन्ड परमानेंटली ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ये तो एक बढ़ता हुआ क्रम है। जो ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर है ये, इस बॉर्डर के आसपास ही सारी गड़बड़े होती हैं, एक्सेप्शन यहीं पाए जाते हैं। वाटर इन मोस्ट केसेस रिएक्ट्स एज ए वीक फील्ड लिगेंड, बट कुछ स्पेशल केस में खासकर कोबाल्ट 3+ के साथ में वाटर और ऑक्सिलेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसी कई बार NCS- या EDTA या इवन अमोनिया तक भी ये कई बार गड़बड़े करते हैं। कोबाल्ट 2+ के साथ, मैंगनीज 2+ के साथ, Fe2+ के साथ दे एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड। बट साइनाइड आयन और कार्बोनिल ग्रुप, अब ये तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। हैलाइड आयन में आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब SCN-, सल्फाइड आयन हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड हैं। तो इसका मतलब जो भी एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस में बताऊंगा आपको, वो वाटर के अराउंड आसपास घूम रहे होंगे। तो एक्सेप्शंस यहीं पाए जाते हैं, बॉर्डर के अराउंड। ये बॉर्डर हो गया, यहीं पे गड़बड़े हैं, यहीं थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। आ गई समझ में बात? तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ये है वीक फील्ड लिगेंड्स। अच्छा, ये देख भी रहोगे, जनरली हैलोजन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है या सल्फर डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड्स, और जनरली कार्बन डोनर है या नाइट्रोजन डोनर है या फास्फोर डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये याद करने का एक तरीका है इन जनरल, कोई रूल नहीं है ये। इन जनरल अगर डोनर हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है तो वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर डोनर कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये जनरल याद करने का रूल नहीं है, ये नॉट अ रूल, ये इन जनरल है, देख भी लो। एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अजाइड आयन है N3- वीक फील्ड लिगेंड है, बट है तो नाइट्रोजन ना, तो ये कोई जनरल पॉइंट नहीं है। बट ये जनरल याद करने का तरीका है कि हैलोजन, X मतलब हैलोजन, हैलाइड आयन, ऑक्सीजन या सल्फर डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सेप्शंस वाटर के आसपास घूमेंगे। तो H2O, C2O4 2- एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। विद कोबाल्ट 3+ कॉम्प्लेक्सेस। कोबाल्ट 3+, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, और IIT में भी आया हुआ है, ये ओलंपियाड्स में भी आया है, NTSC में भी पूछे ये, उसमें जो ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल ओलंपियाड्स, वहाँ भी पूछे जाते हैं ये, NSEC वगैरह में। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CO H2O6 3+, कोबाल्ट 3+ के साथ में ये बड़ा स्पेशल केस है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये हो गया कि ये D2sp3 कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? वी विल डिफाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए लिख लो, दोबारा फिर आए लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। C2O4 ऑक्सिलेट आयन तो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लिगेंड से काम बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, 3-। ये भी D2sp3 है। ये एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अलग से पढ़ लेंगे इसको, हालांकि एक्सेप्शन के रूप में याद कर लो, पढ़ लेंगे इसको अलग से। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। इनको बाद में स्टडी करेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसे वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों है ऐसा, वी शैल टॉक। नोट करो बच्चों, मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है ये सब। दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेटल एटम। सेकेंड फैक्टर, टाइप ऑफ मेटल एटम। डेल्टा O मेटल एटम पे भी डिपेंड करता है। 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D।
इंक्रीजिंग डेल्टा ओ है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एस ब्लॉक की मेटल्स में टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट सा रहता है, कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है खास। बट डी ब्लॉक की मेटल्स में टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। 3D की मेटल से ऊपर से नीचे आने पर सेम ग्रुप में 3D से ज़्यादा 4D और 4D से ज़्यादा 5D में जेड इफेक्टिव होता है। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो लिगेंड्स पास तक खींचे चले जाएंगे, और पास तक खींचे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का रिपल्शन भी ज़्यादा लगेगा, तो डेल्टा ओ ज़्यादा कॉज होगा। तो इंक्रीजिंग डेल्टा ओ, 4D और 5D में डेल्टा ओ काफ़ी हाई होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। सेंट्रल एटम अगर 4D और 5D का है तो ऑलमोस्ट ऑल द लिगेंड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन केस ऑफ द 4D और 5D सेंट्रल एटम। लिखेंगे इस बात को इंपॉर्टेंट करके। ऑलमोस्ट all ligands behave strong field ligands with 4D or 5D central atom। सेंट्रल एटम के साथ में 4D और 5D मेटल अगर हो सेंट्रल एटम, तो फिर हर लिगेंड एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर वो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का डिमार्केशन खत्म हो जाता है, क्योंकि 4D और 5D में जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर तो इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेनली किसके लिए एप्लीकेबल है? 3D सीरीज के सेंट्रल एटम के लिए वहीं पे, और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस हमसे उसी के पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे। साथ ही तीसरा फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा, जेड इफेक्टिव उतने ज्यादा, तो डेल्टा ओ भी ज्यादा। कोबाल्ट 2+ के कंपैरिजन में कोबाल्ट 3+ में जेड इफेक्टिव डेल्टा ओ ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेयरिंग कराने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फेवर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई octahedral splitting and hence inner orbital complex। if possible, अगर पॉसिबल होगा, जगह खाली होगी तो पेयरिंग कराने के चांसेस या हाई स्प्लिटिंग के चांसेस कहाँ ज़्यादा होते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यही कारण है कि जैसे अगर आप NiF6 एनायन देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 4-, और NiF6 देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2-। ये तो है D2sp3 और ये है sp3d2। क्यों? क्योंकि यह निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक तरीके से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और D6 कॉन्फ़िगरेशन में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड आयन आल्सो एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन 2-। even F- acts as strong field ligand with निकिल 4+। तो निकिल 4+ के साथ ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ये D2sp3 है, ये sp3d2 है। अच्छा, ये समझ लो कैसे है। एक तो वो वाला केस ले लें, ऐसे ही जैसे मान लो ये एक्सेप्शंस में हम काउंट भी कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्शन में काउंट ले लेंगे कि सर फ्लोराइड को एक वीक फील्ड लिगेंड है, बट निकिल भी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केवल लिगेंड पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं
डिसाइड करने के लिए कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन वीक फील्ड, तो फिर तो भैया सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, कौन सा फैक्टर वे आउट करेगा, डोमिनेंट है, दैट वी हैव टू लुक इंडिविजुअली। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है या फिर आइसोमेरिज्म है, वही चल रहा है सब। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। अब यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो लिखो CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बट उसके एक्सप्रेशंस पर तो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हेडिंग लिखो, what is crystal field stabilization energy? It is the enthalpy change. It is the enthalpy change, एनर्जी रिलीज होती है। It is the enthalpy change or energy released in actual ligand field जो भी अप्लाई किया है आपने, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर व्हाट्सएवर, रिलेटिव टू स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। So it is the enthalpy change or energy released in actual ligand field related to the spherically symmetric field। उसके कंपैरिजन में, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल लिगेंड फील्ड में जो एंथैल्पी चेंज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE ऑक्टाहेड्रल अप्रोच के केसेस में CFSE का जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा होता है, -0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन EG प्लस 0.4 डेल्टा O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन T2G प्लस X इंटू P पेयरिंग एनर्जी है। मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में जो एक्चुअल लिगेंड फील्ड होती है उसमें कितनी एनर्जी कम है सिस्टम की, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, दैट इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वेयर ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और जिसकी वैल्यू हम वेवलेंथ के टर्म्स में hc/λ के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। और NEG कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन T2G ऑर्बिट EG ऑर्बिटल्स and N/T2G represents number of electrons filled in और P जो होता है वो है पेयरिंग एनर्जी। ये भी hc/λ डैश मतलब वेवलेंथ के एब्जॉर्ब हुई है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और x बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स इन एक्चुअल लिगेंड फील्ड। relative to spherically symmetric field। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स फॉर्म्ड इन एक्चुअल लिगेंड फील्ड रिलेटिव टू द स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को इसी में होते हैं, एक्स है क्या, समझ लेते हैं एक्स है क्या। ये तो परिभाषा हो गई, फॉर्मूला हो गया। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वाले केस में न्यूमेरिकल इसके ऊपर हमने कभी देखा नहीं, जेई मेन जेई एडवांस्ड में, बट आ सकता है, याद रखें।
स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड और इन सब CFSE के एक्सप्रेशन पे x कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर ये पूरी बात नोट करो। जैसे एग्जाम्पल देखो कैसे, जरा मान लो एग्जाम्पल देखो, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन में इन वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, कोई पेयरिंग नहीं होगी, पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G, तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G, चौथा वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O काफी कम है तो ऊपर जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ T2G 1 1 1 EG 1 0, नहीं कोई पेयर ही नहीं बना, x की वैल्यू 0। अरे कोई पेयर ही नहीं है तो एक्स्ट्रा पेयर तो क्या मतलब हुआ, पहले तो पेयर बने फिर एक्स्ट्रा पेयर देखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा भी यहीं पेयर अप हो जाएगा तो ये 2 हो गया, और EG 0 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O इज हाई, ऊपर ना जंप कर पाएगा, ये नहीं पेयर कराएगा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराने की पूरी कोशिश करते हैं, पेयर अप करवा दिया, यहां पर एक एक्स्ट्रा पेयर्स बन गया, x इज इक्वल टू 1, एक ही पेयर है और वो भी एक्स्ट्रा है। सर ये बार बार क्या बोल रहे हो, एक ही पेयर है एक्स्ट्रा है, सुनो क्या बात कर रहे हैं, परिभाषा क्या थी, यही परिभाषा, what is x, number of extra pairs in actual ligand field relative to the spherically symmetric field। spherically symmetric का फील्ड का मतलब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा एक पेयर बन गया, और यही 4 इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में भरते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड मतलब पांचों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है, इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कोई पेयर बनता क्या, नहीं बनता, तो x की वैल्यू क्या होती है 0 इन स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में कोई पेयर बनता क्या, नहीं बनता, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में पेयर नहीं बनता। अभी कितने पेयर बने, एक बना है, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने बने, 1। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड का मतलब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक में भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा और एग्जांपल लो तो समझ में आएगी, जैसे D6 कॉन्फ़िगरेशन ले लो, सेंट्रल एटम का, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में D6 है तो कैसे, T2G 1 1 1 EG 1 1, फिर यहां पेयरिंग 2, ऐसे हुआ, एक पेयर बन रहा है, एक्स्ट्रा पेयर बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अगर 5 ऑर्बिटल में भरते तो एक पेयर तो वैसे भी बनता, और अभी भी एक ही पेयर बना है तो एक्स्ट्रा पेयर कोई ना बना। अब देखो यहां इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पहला इलेक्ट्रॉन T2G, दूसरा T2G, तीसरा T2G, चौथा भी T2G, पांचवा पेयरिंग, छठा पेयरिंग, एंड EG 0 0। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, 3 पेयर्स। कितने एक्स्ट्रा पेयर हैं, एक तो वैसे भी बनता ही। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में 5 ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 5 ऑर्बिटल में भरते, स्फेरिकली सिमेट्रिक में तो एक पेयर तो बनता ही। अभी कितने बने हैं, 3, एक्स्ट्रा कितने बने हैं, तो 3 नहीं है एक्स्ट्रा की वैल्यू, ना एक्स्ट्रा पेयर्स की वैल्यू 3 पेयर नहीं है, 2 है, एक तो बनता ही बनता पेयर। स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में आ रही है बात समझ में। तो बच्चों इस तरीके से हम ये बात कहते हैं, तो कभी कभी कैलकुलेशंस में काम में आएगा। इनफैक्ट मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा टेबुलर फॉर्म में, सारे D0 D1 D2 D3 अप टू D9 कॉन्फ़िगरेशन, वहीं पर डिफाइन भी करेंगे हम कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं। तो बच्चों एक बार ये इसको अच्छे से पढ़ लो, इसका यूज आएगा, एंड दैट टेबल वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।